प्रिय अभ्यर्थियों, आप सबके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं। साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप भी इस वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। और आपको ये अच्छे वीडियो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आने वाला है और आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी के द्वारा, ठीक है। आप इससे जुड़ भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। ओके, तो आज का स्टडी टॉपिक है टंग यानी जीभ। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला है हमारा जीभ, है ना। जीभ कंठिका हड्डी हायोइड बोन से जुड़ी रहता है, ठीक है। कंठ की हड्डी सभी देखे हो, कंठ में हड्डी रहता है, इसको हायोइड बोन से जुड़ा रहता है हमारा जीभ। अब जीभ कैसा रहता है? एकदम लचीला रहता है। सभी जानते हो जीभ हमारे शरीर में सबसे सॉफ्ट अंगों में से एक रहता है। जीभ एकदम लचीला, ठीक है। उसी के जस्ट साइड में रहता है दांत, टीथ, जो क्या रहता है एकदम स्ट्रोंग रहता है, और उसके साइड में रहता है जीभ। हल्का से भी अगर जीभ कट जाए तो बहुत दर्द होता है। ओके, तो उसी से रिलेटेड आज। और अगला है जीभ एक पेशीय अंग है, मसल्स ऑर्गन, ठीक है। पेशी अंग है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि पेशी अंग एकदम से क्या रहता है? लचीला रहता है। जीभ एकदम सॉफ्ट और लचीला रहता है। ओके, तो ये क्या है? पेशी अंग है। अगला देखते हैं, जीभ की औसत लंबाई कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है। देखिए, जीभ का औसत लंबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आया भी हो। तो इसका औसत लंबाई अगर पूछे, एवरेज इसका लेंथ, तो आपको 10 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका औसत लंबाई रहता है। किसी किसी का जीभ छोटा भी रहता है, किसी किसी का जीभ थोड़ा सा बड़ा भी रहता है। ओके, लेकिन इसका एवरेज देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर ही रहता है। ओके, तो अगर आपको ऑप्शन में 10 दिखे तो उसको आपको टिक करना है। अगला है, जीभ के ऊपरी सतह पर उभरी हुई संरचना पेपिला कहलाता है, ठीक है। जीभ के वो जो ऊपरी सतह पर उभरा हुआ संरचना पेपिला कहलाता है। ओके, पेपिला किस टाइप से रहता है मैं दिखा देता हूं आपको। पेपिला हमारे जीभ में ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगा, किंतु अगर आप यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पेपिला नुकीले नुकीले कांटों जैसा जीभ में उभरा रहता है, ठीक है, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। ओके, पेपिला का स्वाद का अनुभव कराती है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, पेपिला स्वाद का अनुभव कराती है और कांटों के जैसे नुकीले नुकीले निकला हुआ रहता है जीभ से। ओके, अब जीभ के पीछे भाग में कड़वा स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। इसको डायग्राम से देखेंगे, जीभ के जो पीछे वाला भाग है उसमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। कैसे देखें? डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पीछे वाले भाग में कड़वे स्वाद का अनुभव हो रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिटर, ठीक है। ये येलो वाला कलर दिख रहा है वो बिटर का है, जो कड़वा स्वाद का अनुभव कराती है। कभी कभी आप लोग टेस्ट करके देख लेना, ऐसा जो मेडिसिन आता है जो आप डॉक्टर देता है उसको फ्रंट वाला भाग में रखना, ठीक है, तो आपको कड़वा नहीं लगेगा। और जैसे जैसे पेपिला वहां तक टच कर जाएगा, उसके जो लिक्विड है वहां तक पहुंच जाएगा, तो आपको कड़वा की अनुभूति होने लगेगा। ओके, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और मीठे का अनुभव जीभ का अग्रभाग में होता है। मीठे का अनुभव देखें तो जीभ के अग्रभाग में देखिए, सबसे पहले स्वीट लिखा हुआ है पिंक कलर का, इसमें मीठे का अनुभव होता है। जैसे हम लोग कुछ मीठे चीज खाते हैं, जैसे गुलाब जामुन है और पेड़े हैं या फिर चाय पीते हैं, तो मीठे का अनुभव हमें अग्रभाग पर ही ये अनुभव होता है, ठीक है। जीभ को हम लोग अनुभव ही कर सकते हैं, जीभ से हम किसी चीज को खाते हैं, जैसे नाक में हम सूंघ सकते हैं, उस प्रकार से जीभ से हम किसी चीज का स्वाद अनुभव करते हैं, टेस्ट बता सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि नमकीन का अनुभव जीभ के अग्र छोर के किनारों पर होता है, खट्टे का अनुभव जीभ के पिछले छोर के किनारों पर होता है। ओके, तो देखते हैं डायग्राम से इसको भी। ये देखिए, नमकीन का अनुभव जीभ के अग्रस्वर के दोनों किनारों पर होगा। देखिए, इधर भी साल्टी है नमकीन और इस पार भी है नमकीन, ठीक है, जीभ में। तो दोनों साइड में रहता है किनारों पे नमकीन अग्रभाग का, और पश्च भाग का दोनों किनारे पे रहता है खट्टा, ठीक है, सॉर यानी खट्टा
जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो है आपका खट्टा को अनुभव करवाता है हमारे मुख में। ओके, तो इस चीज को याद रखना है आपको, कौन कौन से खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन के बारे में। ठीक, किनारे बता दिए। अब देखते हैं आहार नाल की लंबाई कितना होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है। ठीक है, अगर आपको फीट में पूछे तो आपको 32 फीट बताना है, अगर आपको मीटर में पूछे तो आपको 9 मीटर ही टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन में से डाइवर्ट करके देता है, घुमा के देता है, ताकि स्टूडेंट क्या है उस समय गुमराह हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर मीटर में पूछे तो 9 मीटर और फीट में पूछे तो 32 फीट होता है। ये चीज आपको माइंड में सेट करके रखनी है। ओके, आगे देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है और गुदा तक जाकर अंत होता है। मुख गुहा सभी जानते हैं, हमारे जो मुख होता है जीभ से स्टार्ट होता है मुख गुहा होता है, जिसको इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहा जाता है, और अंत गुदा द्वार तक होता है, जहां से हम लोग अपशिष्ट पदार्थ बाहर करते हैं, उसको बोला जाता है गुदा द्वार। ठीक है, जिसको गुदा अनस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तो देखेंगे कि अब जीभ में देखते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सेलिवरी ग्लैंड्स। ओके, सेलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। मनुष्य के मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। ओके, कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद है सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड, यानी सबमेंडिब्यूलर ग्रंथि। ओके, और थर्ड है पैरोटिड ग्रंथियां, पैरोटिड ग्लैंड। ये 3 प्रकार के लार ग्रंथि के बारे में विस्तार से अब पढ़ते हैं। ओके, एक एक के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है हमारा पैरोटिड लार ग्रंथि। ओके, पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं। ओके, यह कान के पास उपस्थित होती है। सांप की पैरोटिड ग्लैंड विष ग्रंथि में परिवर्तित होती है। अब देखिए, सांप की जो पैरोटिड ग्लैंड है विष ग्रंथि में परिवर्तित है। सभी को ये रहता था पहले कि सांप के जो दांत है उसमें जहर रहता है करके। आज आपको पता चल गया होगा कि सांप में पैरोटिड ग्लैंड विष ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। ओके, मेढक और वेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। याद रखिए, मेढक और वेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। ओके, डायग्राम में पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, कान के पास। ठीक है, और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ओके, सबसे बड़ी लार ग्रंथि बोले तो आपको बताना है पैरोटिड ग्लैंड है, जो कि इसको कर्णमूल ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि कान के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, इसको पैरोटिड ग्लैंड और सबसे बड़ी ग्लैंड। अब आगे पढ़ते हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथि के बारे में। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड यानी सबलिंगुअल लार ग्रंथि है, और सबलिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे ले तरफ उपस्थित रहता है। ठीक है, जीभ के नीचे सबलिंगुअल लार ग्रंथि उपस्थित रहता है और सबसे छोटी लार ग्रंथि रहता है। इन डायग्राम में आप देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड वो जीभ के नीचे रहता है। अच्छा, अब देखिए, कई बार क्या है कि जब भी हम भोजन मुंह में लेते हैं तो वहां से लार निकलने लगता है, और लार क्या करता है, जब भी कोई भोजन की निवाला अपने मुंह में रखते हैं तो उसको वो फिसलन बनाने काम करता है, लुगदी बनाने काम करता है, ताकि वो जो भोजन को निवाला है हमारा यहाँ स्टमक तक बिना किसी रुकावट के फिसलते हुए एलिमेंट्री कैनाल के जरिए हमारा कहाँ पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए। ठीक है, उसके लिए कार्य करती है। ओके, अगला है सबमेंडिब्यूलर लार ग्रंथि। ये तीसरा नंबर का लार ग्रंथि है, लास्ट। सबमेंडिब्यूलर लार ग्रंथि सबसे ज्यादा लार उत्पादित करने वाला लार ग्रंथि है। सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड निचले वाले जबड़े के नीचे होती है। यह लार ग्रंथि 70 to 75% लार ग्रंथि उत्पादित करती है। अब देखिए, सबसे छोटे वाला लार ग्रंथि के बारे में जान गए, सबसे बड़े वाले लार ग्रंथि के बारे में जान गए। ये मीडियम लेवल का लार ग्रंथि जो सबसे ज्यादा लार ग्रंथि उत्पादित करता है, जो जबड़े के नीचे स्थित रहता है। डायग्राम में आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो ये है जबड़े के नीचे स्थित रहता है, और 70 to 75% सलाइवा क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता जाता है। ठीक है, आगे इसी कड़ी में और देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद करना ही करना है
अब सलाइवा के बारे में जानते हैं। सलाइवा के मतलब होता है लार। अब हमारे लार का पीएच मान कितना होता है? पहली बात, हर चीज का पीएच मान होता है, चाहे एसिड हो, बेस हो, न्यूट्रल हो, ठीक है। अब हमारा सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? तो उससे पहले मैं बता दूं पीएच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का मतलब। और हमारे लार ग्रंथि का पीएच मान 6.8 होता है। ओके, 6.8 होता है, इसका मतलब है कि इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। पहला मैं बात बता दूं कि आप जब भी पीएच पैमाना देखेंगे, स्केल देखेंगे, तो 7 जो रहता है उसमें 1 से लेकर 14 तक उसमें अंक रहते हैं। अगर जिस भी मटेरियल का अगर पीएच मान 7 है, यानी कि वो जो पदार्थ है, लिक्विड है, वो न्यूट्रल है। 7 से कम जितना होता है वो अम्लीय प्रकृति में आता है, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं, एसिडिकली। और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्षार यानी बेस प्रकृति के होता है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार का जो निर्धारण होता है पीएच मान से हम पता लगा सकते हैं। ओके, अब लार में 98% जल होता है। आप सभी को पता होगा कि लार का प्रकृति कैसे रहता है, गुण तो आप सभी देखे हो। लार लिक्विड में रहता है और वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। और इसमें 98% जल रहता है, लेकिन लार थोड़ा चिपचिपा भी रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लार स्टार्च मंड के पाचन में मदद करता है, ठीक है। किसका पाचन में? तो डाइजेशन में, तो स्टार्च मंड के। ओके, याद रखिएगा। अच्छा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम है, जो भोजन में स्थित स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किसको? भोजन में जो स्थित स्टार्च रहता है, जिसको मंड भी बोलते हैं, उसको मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तन कर देता है, ठीक है। एक प्रकार का प्रोटीन एंजाइम, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भोजन के डाइजेशन, पाचन में मदद करता है। अब देखिए एंजाइम क्या है बोलेगा तो आपको बताना है, एक प्रकार का प्रोटीन है। जैसे हम लोग दाल खाते हैं तो दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, अंडे से प्रोटीन मिलता है, उसके बाद जैसे कि मीट है ना, चिकन है, और कई सारे जैसे कि खाने पीने की चीज है जिससे हमें प्रोटीन हमारा बॉडी को मिलता है, ठीक है। प्रोटीन से होता क्या है तो ये भी जानते हैं, प्रोटीन से जो शरीर का वृद्धि होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में वृद्धि करने में मदद करता है। ओके, प्रोटीन एंजाइम का एक प्रकार है। चलिए, लाइसोसोम लार में उपस्थित वह एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है, ठीक। अब इसके बारे में भी देखते हैं। लाइसोसोम को इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। लार में उपस्थित एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब इस आत्महत्या की भी थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ओके, और इसीलिए क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मार देता है, इसके अंदर जो भी चीज आता है मार डालता है, इसीलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अब देखिए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। पहले मैंने बोला और बताया कि एंजाइम के एक प्रकार है प्रोटीन। अब इसके भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। मनुष्य के मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मुख में हम कोई निवाला लेते हैं भोजन का तो हम चबाना शुरू करते हैं, तो वहां से हमारा पाचन, डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन वह पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ के लिए। ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी की हो, जबकि किसी भी प्रकार के एनिमल हो, उसको बॉडी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन। ओके, तो इस प्रकार काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी किए। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। इसको बार बार रिवीजन करें, बार बार देखें, पढ़ें, और आप उत्कर्ष IAS अकेडमी से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश और संग्रह लेकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे।